हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। मेरे प्यारे सभी भाई और बहन और दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की जो हमारी यह क्लास होने वाली है, यह UIQ सीरीज़ की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वे सभी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आशा करता हूं कि सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? ठीक है, चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें, कहा है सीखने की प्रक्रियाएं। ऑप्शन बी कहा है सामाजिक सहभागिता। ऑप्शन सी बोल रहा है विद्यार्थियों की क्षमताओं और अक्षमताओं को, या फिर ऑप्शन डी है सीखने की गतिविधियां। ठीक है, हमको बताना है कि पाठ्यचर्या के विकास में इन चारों ऑप्शन में से हम किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। ठीक है, तो यदि पहले ऑप्शन की बात करें, क्या बोला है? सीखने की प्रक्रियाएं। तो सीखने की प्रक्रियाएं एक पाठ्यचर्या के विकास के लिए इसको ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना जरूरी होगा, मान लेते हैं। ऑप्शन भी क्या है? सामाजिक सहभागिता। तो जो सामाजिक सहभागिता है उसको भी पाठ्यचर्या के लिए हम ध्यान देंगे, यह भी एक प्रकार से ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है, क्या है? विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। ठीक है, क्या बोला है? विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, अर्थात विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को हम क्या देना है? महत्व देना है। यह भी एक प्रकार से क्या है? सही बोल रहे हैं। और ऑप्शन डी है सीखने की गतिविधियां, अर्थात कि हमें सीखने की गतिविधियों को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने आप में सही हैं। किसके लिए? पाठ्यचर्या के विकास के लिए। तो हमको क्या देखना है इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा सबसे अधिक महत्व होगा, कौन सा सबसे अधिक महत्व है इन चारों में से। तो यदि हम ऑप्शन सी की बात करें, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को यदि हम देखें तो यह सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा, सबसे उचित आंसर होगा। किसके लिए? पाठ्यचर्या के विकास के लिए। अर्थात विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हमको क्या बनाना है? पाठ्यचर्या का विकास करना है। किसका निर्माण करना है? पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पाठ्यचर्या के विकास में हम किसे सबसे अधिक महत्व देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, इन दोनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, क्या दिया गया है? बोला है अभिकथन और कारण। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या कैसे, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना रहता है। तो यदि अभिकथन और कारण की बात करें तो सर्वप्रथम आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ करके इन दोनों लाइन को पढ़ करके देखना है कि यह दोनों क्या है, अपने आप में सही है कि नहीं। ठीक है, सही लग रहे हैं या नहीं। यदि दोनों सही हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको? यदि गलत भी है फिर भी उसको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या करना है आपको? अभिकथन को अच्छे से पढ़ें, सही है, ठीक है। और सही होने के बाद यदि यह भी सही या गलत हो रहा है तो आपको देखना है कि जो यह ऑप्शन है दूसरा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, जो कारण है इस अभिकथन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, कैसे देखेंगे? जैसे कि कुछ भी लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है? अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, फिर इसको क्या देखना है कि दूसरा जो कारण है उसको पढ़ेंगे, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि यह दोनों सही है, अगर एक प्रकार से यदि मान लो कि दोनों सही होता है तो क्या करना है उस समय में? यहाँ पर क्योंकि लिख लो। क्या लिखना है हमको? क्योंकि लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि लिखोगे और इसको पढ़ोगे। अगर इसको पढ़ते हुए लगेगा कि यह जो लाइन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या मानते हैं उसके अनुसार कि यह जो दोनों ऑप्शन सही है और यह इसको सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से इसको बनाना रहता है। ठीक है, यदि सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि एक सही है एक गलत है उसको भी दिया रहेगा, यदि क्या है दोनों गलत हैं यह भी ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि जो इसका अभिकथन है वह क्या कह रहा है। तो यदि अभिकथन को देखें तो यह क्या कह रहा है? अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया बोला है? अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो बात है यह अपने आप में क्या है? सत्य है कि अधिगम जो है क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलती है, उसी प्रकार से अधिगम है या सीखना है जिसको लर्निंग बोला जाता है वह भी जीवन पर्यंत चलती है। कैसे? जैसे कि एक बालक
जन्म लिया और धीरे धीरे उसका क्या हुआ, शारीरिक विकास होता गया, तो वह क्या सीखेगा, पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे क्या सीखता है, उठना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, तैरना सीखेगा। इस प्रकार से जो उसकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं उसको विकास होता जाता है। अर्थात क्या बोलेंगे कि वह कुछ ना कुछ सीख रहा है अपने, मतलब कि कोई भी व्यक्ति या बालक अपने जीवन काल में प्रत्येक पल या प्रत्येक क्षण, मतलब कि प्रत्येक क्षण किसी न किसी चीज को क्या करता है, अधिगम कर देता है, सीखता रहता है। इसलिए बोला गया है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि क्या है, क्योंकि जोड़ के हमको पढ़ना है, क्योंकि अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, यह भी बात अपने आप में सत्य है कि यदि हम अधिगम को उपयोगी बनाना है तो उसको क्या करना है, जीवन से जोड़ना है। ठीक है, तो यह जो कारण है यह भी क्या है, सही है, क्या है, एक प्रकार से सही है। लेकिन क्या जो यह कारण है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखेंगे। तो क्या बोला है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से यदि हम एक बालक जो किसी भी चीज को अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, तो यदि वो ठीक से सीख नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे कि वो अपने दैनिक जीवन है उसमें उदाहरण के द्वारा उदाहरण दे करके उसको समझाना है। ठीक है, तो जो यह कारण है इसको सेटिस्फाई कर रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, और जो कारण आर है वह अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। ठीक है, सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या बोला है। ऑप्शन ए है सकारात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है सुरक्षित वातावरण, ऑप्शन सी है विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, या फिर ऑप्शन डी है सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय, यदि प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो मान लो कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 5 की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, कक्षा 1 से, कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक की अगर बात करें तो उसमें शिक्षण कराने के लिए, अर्थात एक जो शिक्षक है किस प्रकार से अप्रोच को अपना बनाएगा कि वह अपने स्टूडेंट को, छात्रों को अच्छे से, आसानी से समझा पाएगा किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सकारात्मक प्रतिक्रिया। देखो, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है वह शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है, लेकिन उपयुक्त प्रणाली एक प्रकार से नहीं है। और जो सुरक्षित वातावरण है, अर्थात कि उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए एक बालक को, यह भी शिक्षण करने की प्रणाली है लेकिन उपयुक्त प्रणाली नहीं होगा। और जो ऑप्शन सी है क्या बोला है, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। जहां भी मतलब किसी भी शिक्षण करने की उसकी बात किया जाए और बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने की बात किया जाए तो वह अपने आप में सही होता है। क्या होता है, सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि विषय वस्तु को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से हमको देखना है कि कौन कौन से हैं जो शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोला है, पहला बोला है कि कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, और दूसरा है कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, तीसरा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, चौथा है विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो शिक्षण प्रभाविता की ओर इंगित करता है, अर्थात कि शिक्षण की जो विधि है या फिर शिक्षण की जो कार्य है उसको अत्यधिक प्रभावी बनाता है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला क्या है, यदि कक्षा में क्या है विद्यार्थी सक्रिय हैं, क्या है, सक्रिय हैं, तो वह शिक्षण की प्रभाविता को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, क्या बोला है, निरंतर अनुशासन की बात कर रहा है, निरंतर। यदि केवल अनुशासन की बात करता है तो यह सही होता, लेकिन क्या बोला है, निरंतर अनुशासन बनाए रखने के लिए बोला है। तो हमको क्या है, निरंतर अनुशासन नहीं बनाना है। अनुशासन बनाए रखना जरूरी है लेकिन निरंतर नहीं कि निरंतर ही अनुशासन में रहे। एक जो बालक है वह अपने कक्षा में निरंतर ही अनुशासन में रहे, ऐसा जरूरी नहीं, थोड़ा उनको क्या है, ढील देना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, अर्थात कि क्या है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसमें, शिक्षण की प्रभाविता को दर्शाने के लिए। अर्थात कि शिक्षण अधिगम के दौरान यदि हम बच्चों को, मतलब बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं तो उनके हमको क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि वे प्रश्न पूछें खड़े होकर के। क्यों प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि यदि वे प्रश्न पूछते हैं तो अपना जो एक डर रहता है कि किसी भी बच्चे में डर रहता है कि अगर मैं कोई प्रश्न कर रहा हूँ वह गलत है कि सही है, इस प्रकार से डर रहता है, वे बोलने में थोड़े डरते हैं। तो उस डर को मिटाने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए कि आप प्रश्न पूछो, भले ही किसी प्रकार का प्रश्न पूछो, कई हंसते हैं क्या बोलते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। आपको हमको क्या करना है, प्रेरित करना है कि वे प्रश्न करें, जिससे क्या होता है, उनमें जो डर रहता है वह चला जाता है और उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से भी सही है।
चौथा है विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, यह भी सही है। अर्थात कि उसके जो पूर्व अनुभव है विद्यार्थियों के, मतलब कि पहले मतलब कि अनुभव में, पूर्व अनुभव में वे क्या क्या सीखे हैं उनको भी प्राथमिकता हमको देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी है, देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है। हमको बताना है कि विद्यार्थी के व्यवहार को बढ़ाने के लिए कौन सा कथन उचित होगा। इनमें से क्या बोला है, सबसे उचित होना चाहिए ना, सबसे उचित। तो पहला क्या बोला है, पुरस्कार। पहला मतलब ए क्या है, पुरस्कार, बी है दंड, सी है सरल भाषा का प्रयोग, या फिर डी है प्रशंसा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से हमको सही उत्तर मतलब सबसे उचित कौन सा होगा उसको देखना है। तो यदि बात करें पुरस्कार की, तो यह जो है विद्यार्थी के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उचित नहीं होता है। अगर उसको पुरस्कार दोगे तो थोड़े समय के लिए वह उसके व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं मिल पाएगा। दंड एक नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है जो उसके व्यवहार को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग, यदि हम ज़्यादा ही सरल भाषा का प्रयोग करें तो भी हम उसके व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बच जाता है, चौथा डी का क्या है, प्रशंसा। अर्थात कि हम यदि विद्यार्थियों की प्रशंसा करें, जैसे कि प्रशंसा किस प्रकार से करेंगे, यदि वह अच्छे नंबर लाते हैं तो हमको क्या करना है, उनको प्रशंसा करना चाहिए। ठीक है, उनको क्या करना है, प्रशंसा करना चाहिए, उनको शाबाशी देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करते हैं उसके व्यवहार को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है। ठीक है, इससे पहले से मतलब कि चौथे वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि क्या बोला था, शिक्षण की प्रभाविता को इंगित करता है। अब क्या बोला है, इंगित नहीं करता है। देखिए एक ही प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछा है और अभी एक ही साल के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये सही था, अर्थात कि पॉजिटिव रूप से सही था। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, यह क्या था, गलत था, अर्थात कि नेगेटिव था। तो क्या बोला है कि नहीं पूछा है ना, मतलब कि कौन सा प्रभाविता को इंगित नहीं करता, तो निरंतर अनुशासन बनाए रखना इसको इंगित नहीं करता, अर्थात कि यह जो ऑप्शन भी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना रहता है, कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भी रहना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन छठवां का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए फिर से अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अभिकथन एक क्या है, बोल देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकें। ठीक है, यह सही है कि नहीं उसको पहले देखते हैं कि शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकें। यह क्या है, सही है। यह जो वाक्य है क्या है, सही है। अर्थात कि शिक्षकों को रचनात्मक जो आकलन है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसको करना चाहिए। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है कि वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकते हैं। जैसे कि रचनात्मक आकलन का आशय होता है कि कक्षा शिक्षण अधिगम के दौरान ही यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का आकलन करता है तो उसको क्या बोला जाता है, रचनात्मक आकलन बोला जाता है। ठीक है, तो जो रचनात्मक आकलन है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकते हैं। तो यह क्या है, सही है। ठीक है, कारण क्या बोला है, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। ठीक है, क्या बोला है, केवल रचनात्मक आकलन, केवल रचनात्मक आकलन बोला है। और क्या बोला है कि विकास के विभिन्न क्षेत्र जो उसके सभी पक्ष होते हैं उसके प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। ठीक है, यह भी सही बोला है। यह भी क्या है, सही है कि केवल रचनात्मक आकलन द्वारा विकास के सभी क्षेत्र के बारे में हम उसकी प्रगति के बारे में हम सूचनाएं एकत्र नहीं कर सकते। जैसे कि यह केवल क्या है, रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है। जैसे कि इसके अलावा और भी होता है संज्ञानात्मक आकलन, जिसको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। क्या बोला जाता है, समेटिव असेसमेंट, जो कि क्या होता है कि तिमाही अर्धवार्षिक जो वार्षिक परीक्षाएं होती है उनको बोला जाता है संज्ञानात्मक आकलन या फिर समेटिव असेसमेंट। तो वह भी उसके प्रगति की जानने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो कारण तो सही है, लेकिन यह जो कारण है कि इस अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है। क्या बताना है हमको, सही बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भी बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। क्या बोला है, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी बोला है विकास का तात्पर्य है केवल मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन से है। सी है विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है। या फिर ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है,
यदि मैं विकास के बारे में बात करूं, डेवलपमेंट के बारे में बात करूं, तो जो डेवलपमेंट होती है वह बच्चे या फिर किसी भी व्यक्ति के या किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात कि ये क्या है, एक व्यापक अवधि के बारे में बताता है, व्यापक अवधि के बारे में बताता है। ठीक है, तो विकास क्या हो रहा है, अल्प अवधि के प्रक्रिया है। यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह अल्प अवधि की प्रक्रिया नहीं है, यह क्या है, यह तो मनुष्य के जीवन से मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो विकास होता है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। अर्थात एक बालक का जो शारीरिक विकास है उसको क्या बोला जाता है, मात्रात्मक बोला जाता है, और गुणात्मक अर्थात जो उसके संज्ञानात्मक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो विकास है उनको क्या बोला जाता है, गुणात्मक बोला जाता है। ठीक है, तो यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या है, दोनों होता है। इसमें क्या बोला है कि विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन से है, यह क्या है, गलत हो जाएगा। और विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी, जो विकास है, बच्चे का जो विकास है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 अर्थात जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कक्षा 6 से 9, ऑप्शन बी है 6 से 8, ऑप्शन सी है कक्षा 9 से 12, या फिर ऑप्शन डी है कक्षा 11 से 12। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो यदि मैं अगर बात करूं एनईपी 2020 की, तो इसमें जो कक्षा का जो फॉर्मेट इसको किस प्रकार से बांटा गया है, देखिए किस प्रकार से बांटा गया है। इसमें पहला होता है 5 + 3 + 3 + 4, अर्थात कि 5 + 3 + 3 + 4 ईयर के अनुसार हमको बांटा गया है कक्षाओं को। किस प्रकार से, जो पहला जो चरण होता है, जो पहला चरण, इसको बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोला जाता है, फाउंडेशनल स्टेज, अर्थात कि प्रारंभिक चरण। क्या बोला जाता है, प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, प्रारंभिक चरण। ठीक है, और जो तीसरा है मतलब कि 3 वर्ष की अवधि है, इसको बोला जाता है प्राथमिक चरण। क्या बोला जाता है, प्राथमिक चरण, प्राथमिक चरण। यह प्रारंभिक है और यह प्राथमिक है। और जो अगला जो 3 वर्ष होता है इसको बोला जाता है मध्य चरण। क्या बोला जाता है, मध्य चरण। और जो लास्ट का जो 4 ईयर होता है, 4 ईयर का जो समय होता है, इसको बोला जाता है माध्यमिक चरण। क्या बोला जाता है, माध्यमिक चरण। अगर बात करूं 5 ईयर में, इस 5 ईयर में कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं, तो इस 5 ईयर में होता है जो 3 वर्ष होता है, इसमें 3 वर्ष, इन 3 वर्ष के अंतर्गत बालक को आंगनबाड़ी या फिर क्या बोलना चाहिए, पूर्व स्कूली अवस्था के दौरान उसको रखा जाता है। अर्थात कि आंगनबाड़ी में वह 3 वर्ष रहेगा। और जो प्लस 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष, उस 2 वर्ष की अवस्था में वह कक्षा 1 से लेकर के कक्षा पहली से दूसरी तक रहेगा। ठीक है, कक्षा पहली से दूसरी तक रहेगा। और जो प्राथमिक चरण होता है 3 वर्ष की, इस 3 वर्ष की आयु में अवस्था में वह कक्षा तीसरी से कहाँ तक रहेगा, 5वीं तक रहेगा। और यह जो मध्य चरण है, इसमें वह कहाँ से कहाँ तक रहता है, कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक वह रहता है। और जो लास्ट का जो 4 ईयर है अर्थात माध्यमिक चरण है, उसमें वह जो बालक है कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक अध्यापन कार्य करेगा। 9वीं से कहाँ तक, 12वीं तक शिक्षण का कार्य है वह पूरा करेगा। तो क्या बोला है कि मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, तो देखिए मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, कक्षा 6वीं से 8वीं, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6 से 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कौन सी शामिल है, किसमें, रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में। पहला क्या बोला है, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। दूसरा है शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में। तीसरा है सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। और चौथा है सीखना सामाजिकता में होता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन को देखना है और कौन सा सही हमको बताना है, किसमें, रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, यदि रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया की बात करूं तो जो रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया होता है इसमें बच्चे की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात यदि बच्चा सक्रिय रूप से किसी चीज को सीख रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको रचनावादी शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, शिक्षक ज्ञान देने वाली की भूमिका में, देखो जो शिक्षक है वह उसको ज्ञान देने वाली की भूमिका में नहीं रखना है। क्या रखना है उसको, हमको मार्गदर्शक के रूप में, अर्थात फैसिलिटेटर, उसको क्या बोला जाता है कि सुविधादाता, अर्थात कि शिक्षक को सुविधादाता के रूप में रखना है, मार्गदर्शक के रूप में रखना है कि वह बच्चे को मार्गदर्शन प्रदान करे। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
फिर तीसरा है सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। क्या बोला है? सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं, सीखने में अंतःक्रिया का स्थान होता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में सीखने में अंतःक्रिया का स्थान होना चाहिए कि एक बालक और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? सीखना सामाजिकता में होता है। जो सीखना सामाजिकता में होता है यह भी सही हो जाएगा। किस प्रकार से? सामाजिकता से आशय है कि जो बच्चे हैं वह समूह बना करके सीखते हैं। क्या बना करके? समूह बना करके, अर्थात कि किसी भी गतिविधि में भाग लेंगे और समूह के द्वारा वह सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है? सीखना सामाजिकता में होता है। यह भी जो रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा सही हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, पहला, तीसरा, चौथा। देखो ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है? पहला और चौथा। पहला और चौथा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात कि क्वेश्चन जो 10वां है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? हमको क्या बताना है कि जो संरचनावादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो सीखना है कौन सा सही होगा इन चारों में से। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, ऑप्शन ए सीखना याद रखने की प्रक्रिया है, बी ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, सी है सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, और जो ऑप्शन डी है क्या बोला है, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके अनुसार बताना है हमें? संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बताना है। ठीक है, तो यदि संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है? संरचनावादी दृष्टिकोण में यह कहता है कि सीखना याद करने की प्रक्रिया है, यह नहीं कहता। जो संरचनावादी है यह नहीं बोलता कि सीखना जो है याद करने की, रटने की प्रक्रिया होती है। यह जो रटने की प्रक्रिया फिर याद करने की जो प्रक्रिया है वह व्यवहारवाद बोलता है। कौन बोलता है? व्यवहारवाद। जो व्यवहारवाद है वह रटने की प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है। जो भी सजा या दंड का प्रावधान है या फिर पुरस्कार का प्रावधान है वह भी व्यवहारवाद बोलता है, वह संरचनावादी नहीं बोलता। ठीक है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यह भी गलत हो जाएगा। सी है सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। उद्दीपन और अनुक्रिया अर्थात की स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी है, यह भी व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा दिया गया है, संरचनावादी द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा क्या बच जाता है ऑप्शन? सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, अर्थात कि जो हमारा संरचनावादी है वह बोलता है कि सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं? हमको क्या बताना है कि जो ऑनलाइन शिक्षण है उस पद्धति के कौन कौन से जो शिक्षण है वह इसके लाभ को दर्शाता है। पहला क्या बोला है? सीखने का लचीला वातावरण। दूसरा है प्रशिक्षण से अंतःक्रिया में कमी। तीसरा है सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, या फिर चौथा है संप्रेषण कौशल में कमी। इन चारों ऑप्शन को हमको देखना है और बताना है कि कौन सा जो ऑनलाइन शिक्षण होता है उस पद्धति के लाभ हैं। ऑनलाइन शिक्षण अर्थात कि जैसे कि कोरोना काल में ज़्यादातर जो बच्चे होते थे वे स्कूल नहीं जा पाते थे, तो स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्या करेंगे? अब ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करेंगे। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। जो मोबाइल है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, ऑनलाइन जो शिक्षण पद्धति है उसको देते हैं, सुविधा को देते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा जो है पद्धति लाभ है, इसके ऑनलाइन शिक्षण के लाभ हैं। देखते हैं पहला क्या है? सीखने का लचीला वातावरण। तो ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा सीखने का लचीला वातावरण भी प्रदान, मतलब कि सीखने का जो लचीला वातावरण है हमको मिलता है, अर्थात कि हम कहीं भी और किसी भी समय ऑनलाइन शिक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? प्रशिक्षण से अंतःक्रिया में कमी। तो जो प्रशिक्षक है, या प्रशिक्षण नहीं है, प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी, यह क्या? इसके लाभ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन। तो सीखने के कार्यक्रम में तो लचीलापन होगा ही, क्योंकि इसको लचीलापन वातावरण मिल जा रहा है, इसलिए सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन भी होता है। ठीक है, फिर क्या बोला है? चौथा संप्रेषण कौशल में कमी। देखिए संप्रेषण कौशल में कमी जो होता है इसके लाभ नहीं, इसके क्या है? हानि है। तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों संप्रेषण कौशल में कमी होता है? क्योंकि जो शिक्षक और जो स्टूडेंट है वे बहुत दूर दूर रहते हैं और ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए संप्रेषण कौशल में कमी होती है, और यह क्या है? उसका लाभ नहीं, हानि है। तो इस प्रकार से कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। इनमें से जो इसको थोड़ा सुधार लेंगे, जो ऑप्शन बी है इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। इसको जो 2 है इसको 1 बना लेंगे, 1, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 1 और 3 नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है पहला और चौथा इसका पहला और जो तीसरा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात हमको बताना है कि जो बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बंद प्रकार के क्वेश्चन का अर्थात क्या होता है, जैसे कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रारूप है। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वह क्या होते हैं, बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें केवल एक ही उत्तर रहता है, और जो खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं इसके विपरीत जो खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं उनमें एक ही क्वेश्चन के कई उत्तर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या बोला है, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। क्या है, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। तो क्या बोला है कि जो बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं वह अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त नहीं होते अर्थात क्या है, नेगेटिव है। और क्या बोला, हमको नेगेटिव ही पूछा है। ठीक है, तो यह भी नेगेटिव है और कोई क्वेश्चन भी क्या पूछा, नेगेटिव पूछा है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बंद प्रकार के प्रश्नों के द्वारा अंतर्दृष्टि को उजागर हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या देखा देख लेते हैं। दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है। दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त होता है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त, अर्थात यह जो मात्रात्मक विश्लेषण है उसको करने के लिए उपयुक्त होता है। फिर क्या बोला है, विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। यह जो बंद प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त होते हैं। यह भी क्या है, इसके लिए पॉजिटिव है। तो पहला क्या बोला है कि अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए क्या है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में फिर से पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है, इन चारों में से हमको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता। फिर बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। फिर डी है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना। फिर क्या है, डी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है कि जो समावेशी शिक्षा है इसका मूल सिद्धांत कौन सा होगा। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता क्या है कि सभी बच्चों को, अर्थात वह किसी भी प्रकार के बच्चे हैं जो अच्छे से आसानी से सीख नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, अर्थात कि जो विशेष आवश्यकता वाले हो गए या फिर क्या बोलना चाहिए कि कमजोर हो गए, उन सभी को क्या करना था, हमको समान शिक्षा प्रदान करना रहता है। सभी को समान शिक्षा प्रदान करना कौन बात करता है इसका प्रावधान को, समावेशी शिक्षा प्रदान, मतलब कि जो समावेशी शिक्षा है वह इस बात को प्रावधान को बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्या बोला है, व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, अर्थात कि जितने भी व्यक्ति हैं या फिर जितने भी बालक हैं उनमें जो भिन्नताएं पाई जाती है उन भिन्नताओं के प्रति हमें संवेदनशीलता होना चाहिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के लिए यह जो सिद्धांत है यह सही हो जाएगा, अर्थात कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के बालक हैं उन सब को समान शिक्षा हमको देना है, न कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। यह विशेष शिक्षा इसकी बात करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा इसकी बात नहीं करता। प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरी करना, यह किसमें आ जाएगा, इसी में आ जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता के में। अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा, जो अल्पसंख्यक है वह भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, कि जितने भी प्रकार के बालक हैं उसको व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति क्या है, हमको उनको समावेशी शिक्षा देना है। तो 14वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। क्या बोला है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है और जो सूची 2 है इसमें सिद्धांत दिया गया है, अर्थात कि जो भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है उनको हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑप्शन एल थॉर्नडाइक। तो एल थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत हमको देखना है, इवान पावलोव उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया उसको देखना है, और जो बीएफ स्किनर है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया उसको देखना है, और जो वोल्फगैंग कोहलर है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है इसको हमको देखना है और मिलान करना है। ठीक है, यह जो चारों मनोवैज्ञानिक हैं वे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं ये चारों, और इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है उसको देखते हैं। तो पहला है एल थॉर्नडाइक। तो जो थॉर्नडाइक है वे प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ठीक है, और जो पावलोव हैं इन्होंने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और जो बीएफ स्किनर है इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और जो वोल्फगैंग कोहलर है इन्होंने दिया है सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को दिया है। किसने दिया है, वोल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, तो इसका मिलान कौन सा सही हो जाएगा, ए का दूसरा किसमें है, ए का दूसरा पहले वाले में, केवल पहले वाले में, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिला लेते हैं बी को, बी का तीसरा सही है, सी का चौथा भी सही है, और डी का फर्स्ट भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां, अर्थात कि जो भी विद्यार्थी हैं अगर वे कक्षा में कोई गलतियां करते हैं तो हमको किस प्रकार से उसको देखना है, उसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। कि जो कक्षा में
विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की समस्या समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर सी है सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी का परिचायक है। या फिर ऑप्शन डी है सीखने की गति को धीमा करती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कोई गलती करता है तो उसको हमको किस प्रकार से हमको उसको ध्यान देना है, मतलब उसको महत्वपूर्ण मानना है कि नहीं मानना है, इसमें देखना है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें देखते हैं। सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, तो अगर कोई भी विद्यार्थी अगर कोई गलती करता है तो वह उसके सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। बाधा उत्पन्न नहीं करता अर्थात कि उस गलती के द्वारा वह क्या है, विद्यार्थी उसको मतलब उसको सही करने के लिए उसको सुधारता है, उस गलती को क्या करता है, सुधारता है। तो यह उसके सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। यह इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी समस्या समाधान है उसको करने में सहायता करती है। अर्थात मान लो कि कोई भी समस्या एक विद्यार्थी के सामने आता है और वह उसको करता है, तो यदि मान लो कि क्या है वह कई गलतियां कर रहा है, उसको समस्या को सुलझाने के लिए कई गलतियां कर रहा है, तो उस गलतियों के द्वारा ही वह सीखेगा कि उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में जो गलतियां हैं उसका सहायता करती है, न कि सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी का परिचायक होती है और न ही सीखने की गति को धीमा करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, तो यदि अगर बात करें परिप्रेक्ष्य पंचकोश की, तो इसका जो विकास है इनमें से कौन सा इसमें संबंधित है। पहला क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, बी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। अगर परिप्रेक्ष्य पंचकोश के बारे में अगर बात करें तो जो परिप्रेक्ष्य पंचकोश है या फिर जो पंचकोश है वह हमारे इतिहास में एक उपनिषद आता है, उसका नाम क्या है, तैत्तरीय उपनिषद। अर्थात तैत्तरीय उपनिषद में इस पंचकोश के बारे में बताया गया है कि जो विद्यार्थी हैं या फिर बालक हैं या फिर मनुष्य है उसको जो 5 जो विकास होते हैं, जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, फिर जो मानसिक जो उसके विकास हैं, 5 प्रकार के जो विकास हैं उसको पंचकोश के द्वारा दर्शाया गया है। तो यह जो पंचकोश है यह इन चारों में से किससे संबंधित है हमको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इसके बारे में बात नहीं करता, न ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 इसके बारे में बात करता है, और न ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1984 यह भी इसके बारे में बात नहीं करता। तो बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 है वह परिप्रेक्ष्य पंचकोश के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। हमको क्या बताना है कि जो कक्षा में आयोजित जो गतिविधि आयोजित होती है उसके बारे में कौन सा गलत है इसको बताना है। ठीक है, पहला क्या है, रट कर सीखना। दूसरा क्या है, गतिविधि में चुनौती का तत्व होना। तीसरा क्या है, गतिविधि समूह में की जाती है, अकेले में नहीं। या फिर चौथा है कोई भी खेल गतिविधि हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन को देखते हैं और कौन कौन सा जो इसके लिए गलत है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो अगर गतिविधि के बारे में बात करें कक्षा में आयोजित गतिविधि के, तो इसके लिए कौन सा सही गलत होगा देखते हैं कि रट कर सीखना। जो रट कर सीखना है वह गतिविधि में नहीं आता। कोई भी अगर गतिविधि होता है उसके द्वारा हम रट कर नहीं सीखते, हम उसको क्या करते हैं, कर करके सीखते हैं। क्या करते हैं, करके सीखते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत हमसे पूछा है तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात रट कर सीखना गतिविधि के लिए गलत होगा। ठीक है, गतिविधि में चुनौती का तत्व होना, देखिए गतिविधि में चुनौती का तत्व होता ही है। अगर जब तक गतिविधि में क्या है, जब तक गतिविधि में चुनौती का तत्व नहीं होगा तब तक हम ठीक से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यह गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन हमको क्या बताना है, गलत बताना है, तो यह नहीं होगा। तीसरा है गतिविधि समूह में की जाती है, अकेले में नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो गतिविधि समूह में की जाती है, अकेले में नहीं। तो कोई भी गतिविधि जरूरी नहीं है कि समूह में की जाए, उस गतिविधि को आप अकेले भी कर सकते हो। ठीक है, अकेले भी कर सकते हो, अर्थात क्या हो जाएगा, यह भी गलत है, अर्थात की गतिविधि के अपोजिट को बता रहा है, अर्थात की गलत को बता रहा है। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा है कोई भी खेल गतिविधि हो सकता है। ठीक है, यह क्या है, गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा कि कोई भी जो खेल होता है, किसी प्रकार का खेल, वह गतिविधि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अर्थात जैसे कि बोलते हैं ना कि खेल खेल में सीखते हैं, तो खेल में जो सीख रहे हो वो क्या है, उस गतिविधि के अंतर्गत आ रहा है। तो जो गतिविधि के अंतर्गत यह भी आ जाएगा, हमको गलत बताना है, तो यह नहीं है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात गतिविधि के संबंध में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थात की जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वह इस कक्षा में आयोजित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। क्या बताना है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विषय का ज्ञान, बी है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, सी है कक्षा प्रबंधन,
और डी है प्रयुक्त शिक्षण विधियां। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की अगर बात करें विषय का ज्ञान, अर्थात यदि एक शिक्षक को उसके विषय का ज्ञान है अर्थात उस विषय को जानता है तो क्या वह शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा? नहीं। अगर जब तक वह बालक अर्थात जब तक वह उस विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया ठीक से नहीं होगा, उन दोनों के बीच संबंध में ठीक से नहीं होगा, यदि उसके बाद किसी प्रकार का ज्ञान रहे तब तक उस शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं होगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन भी है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, अर्थात कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी जो शिक्षण है वह महत्वपूर्ण होगा अर्थात प्रभावपूर्ण होगा। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। ठीक है, कि किस प्रकार से उनके बीच संबंध है। कक्षा प्रबंधन नहीं होगा और न ही प्रयुक्त शिक्षण विधियां। ठीक है, यदि शिक्षण विधियां आप किसी मतलब कि बहुत प्रकार से शिक्षण विधि को जान रहे हो, लेकिन आपके और जो विद्यार्थी हैं उसके बीच संबंध अगर ठीक नहीं है तो उसको आप अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, इस कारण भी हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? हमको बताना है कि जो व्यक्ति का जो विकास है उसके प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही होगा इन चारों में से। ठीक है, पहला है विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर यह केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अर्थात हमको एक व्यक्ति के विकास के बारे में बताना है, अर्थात विकास कहें या डेवलपमेंट कहें उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो विकास के बारे में देखते हैं कि विकास क्या होता है। कि यह विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। नहीं, यह अल्प अवधि की प्रक्रिया नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जो विकास है वह बहु अवधि की प्रक्रिया है, अर्थात कि अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, अर्थात कि बहुत अत्यधिक अवधि के बारे में बात कर रहा है, तो यह अल्प अवधि की प्रक्रिया नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह केवल बोला है ना, केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। नहीं, यह आनुवंशिकता से नहीं, केवल आनुवंशिकता से नहीं, उसके उस व्यक्ति के वातावरण द्वारा भी प्रभावित होता है। तो यह जो दूसरा ऑप्शन है यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? जो विकास है, व्यक्ति का विकास, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, चौथा क्या बोला है? विकास केवल वातावरणीय, देखो क्या बोला है फिर से, केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। मैंने अभी क्या बताया कि जो विकास है वह आनुवंशिकता प्लस वातावरणीय दोनों कारकों पर निर्भर होती है। अगर किसी ऑप्शन में बोला होता है कि विकास आनुवंशिकता और वातावरणीय दोनों द्वारा निर्धारित होता है तो हमको सही मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है? अलग अलग बोला है। पहले तो केवल बोल दिया है, तो केवल अपने आप में ही गलत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भी इस प्रकार से जो क्वेश्चन हैं मैं वह नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उनको बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यह जो वीडियो है यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे जो आने वाली जो वीडियो है वह जो उसकी नोटिफिकेशन है आपको पहले मिले। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आगे हम आने वाली वीडियोस में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।